साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज पार्ट नंबर 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिस क्या है प्री ट्रैप फॉर्मेलिटीज़ का और किस प्रकार इसमें करता है पार्टिसिपेट परिवादी और कंसर्न टीम। तो बगैर समय गवाए चलते हैं टूवर्ड्स द बोर्ड और एक पेन और एक नोटबुक जो है मेंटेन करके रखिएगा और जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, जो केसेस हैं एंटी करप्शन के उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है प्री ट्रैप का, जिसको अक्सर हम जो है अवॉइड करते हैं। हमको लगता है कि एक मेजर फॉर्मेलिटी है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये बेसिकली बेसिस है ट्रैप का। वेरिफिकेशन के बाद यह स्टेप जो है फॉलो करता है सीबीआई, एसीबी या विजिलेंस। जिसमें होता क्या है कि जो कंसर्न करेंसी है उस पर केमिकल जो है अप्लाई करता है एसीबी, जिसको हम कॉमनली कहते हैं फेनोक्सिलिन। पर एक बात ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में जो है यूज नहीं होता है फेनोक्सिलिन, वहां पर यूज होता है एंथ्रासिन। क्लियर है। तो बेसिस क्या होता है फेनोक्सिलिन का या एंथ्रासिन का? बेसिकली अगर ट्रेसेस जो है पाए गए तो इसका मतलब आपने करेंसी को एक्सेप्ट किया है। ये बेसिकली गोल्डन रूल है। और अगर टेस्ट जो है नेगेटिव है या रंग जो है मटमिला पाया गया तो वहां पर हम जो है फायदा ले सकते हैं। और इसके अलावा सर्च की प्रोसीडिंग भी जो है यहाँ पर होती है, तलाशी। पर तलाशी कौन ले रहा है, किस प्रकार ले रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम कुछ एक नियम है उसको नोट डाउन करते हैं ताकि हमें दिक्कत ना पड़े। सबसे पहला नियम यह कि जो प्रोसीडिंग्स हैं एसीबी में वो करनी चाहिए उस अधिकारी को जो कि ऑथराइज्ड है सेक्शन 17 पीसी एक्ट से। होता क्या है, कार्रवाई करता है कई बार कांस्टेबल या करता है एएसआई या करता है एसआई। ये कार्रवाई गलत है। जो भी कार्रवाई है एविडेंस कलेक्शन की वो सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही कर सकता है। कोई व्यक्ति जो अनऑथराइज है वो एविडेंस डील विद नहीं कर सकता है। इसके अलावा सर्च मीन्स तलाशी होती है नोट को रखने से पहले। ये भी कई बार जो है गवाह करते हैं, जो पूर्णतः गलत है। कोई भी ऐसी कार्रवाई जो कि जुड़ी हुई है इन्वेस्टिगेशन से उसमें गवाह या ऐसा व्यक्ति जो अनऑथराइज है पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए, बेसिकली हैं गोल्डन रूल्स। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनेंगे कि जो कंसेंट केमिकल है मीन्स जो फेनोक्सिलिन पाउडर है या कोई भी पाउडर जो यूज हो रहा है, अमूमन दो ही पाउडर जो है यूज में होते हैं, एक तो है फेनोक्सिलिन और दूसरा है एंथ्रासिन। पर जो एंथ्रासिन है इसका यूज कहाँ होता है? महाराष्ट्र में और रेस्ट ऑफ इंडिया में फेनोक्सिलिन ही यूज किया जाता है। तो कुल मिलाकर के जो केमिकल यूज हुए थे उसे कौन लेकर आया था और ये कहां से इशू हुए थे? अगर इस बारे में कोई पुख्ता एविडेंस फाइल पे नहीं है, खासकर एविडेंस माल खाने की, तो वहां पर हम बेनिफिट ले सकते हैं। और इसके अलावा हम प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि जो वेट था वो कितना था उस केमिकल का जो यूज में लिया गया इन द प्री ट्रैप प्रोसीडिंग। क्या वे किया गया था या नहीं किया गया था? और जो कंसेंट केमिकल है वो टोटल कितना था, क्या उसका वे किया गया था? और जो कंज्यूम किया गया उसका वे किया गया था? अगर बेसिक जो फॉर्मेलिटीज हैं उसको नहीं कर रहा है एंटी करप्शन, इसका मतलब संदेह है कि वो केमिकल यूज हुआ या नहीं हुआ। और इसके अलावा अगर एंट्रीज नहीं मिलती है माल खाने से तो वी कुड हैव द बेनिफिट। क्लियर हो गया अपने को? देखिए, जो परिवादी है, इवन टीएलओ भी कह लें अपन, आईओ भी कह लें, दे आर नॉट केमिकल एक्सपर्ट। तो बेसिकली जो सोडियम कार्बोनेट था प्लस जो फेनोक्सिलिन था उसके बीच क्या प्रतिक्रिया रही, रंग कैसे आया, इस बारे में ये स्थितियां स्पष्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? इसके अलावा जब भी यूज होगा एंथ्रासिन पाउडर तो वहां पर सोडियम कार्बोनेट जो है यूज नहीं होता है, ये आप लिख लीजिए। इन केस ऑफ एंथ्रासिन यूज नहीं होता है सोडियम कार्बोनेट। तो वहां पर क्या करते हैं, बंद कमरे में ये लोग डालते हैं यूवी लाइट टू ऑब्जर्व द ट्रेसेस। क्लियर हो गया अपने को? तो बेसिकली जो ये केमिकल यूज में हो रहे हैं इसके लिए जो अप्रूवल है वो कहां से मिला एसीबी को, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और कोई भी टेस्ट ऐसा परफॉर्म करना है जिसका अप्रूवल ही नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट से या कोई बेसिस ही नहीं है, तो वो टेस्ट अपने आप में ही इलीगल है। ये क्वेश्चंस पूछने चाहिए अपने को कंसर्न टीएलओ से एंड आईओ से। क्लियर है? तो कुल मिला करके जो परिवादी है उससे क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे कि जो केमिकल है ये कहां से इशू हुए, उसकी क्या थी क्वांटिटी, और बाद
कार्रवाई ये केमिकल्स जो है कहाँ रखे गए। अगर वो इस पॉइंट को टेस्टिफाई नहीं कर पाता है या कंफर्म नहीं कर पाता है या सिर्फ ये कहता है कि ये केमिकल रहे टीएलओ के पास में, तो वहां पर हम कह सकते हैं संभावना है रिगार्डिंग द फॉल्स इम्प्लीकेशन। क्लियर हो गया। इसके अलावा जो ये कार्रवाई हुई प्री ट्रैप की, इस पर कितना समय लगा, हाउ मच टाइम हैज बीन कंज्यूम्ड, यहां पर वेरिएशन जो है पॉसिबल है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो करेंसी नोट दिए कंसर्न परिवादी ने एसीबी को, उसका नंबर भिन्न हो सकता है फ्रॉम द करेंसी नोट जो कि जमा हुए हैं मालखाने में। अगर ऐसा केस में है आपके, तो वहां बेनिफिट आप ले सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो करेंसी नोट के नंबर है ये नोट तक नहीं करते। क्लियर है। और कई बार ऐसा होता है कि जो कार्रवाइयां हैं प्री ट्रैप की, ये करते हैं रिगार्डिंग द औपचारिकता। तो जब आप प्रश्न पूछेंगे स्पेसिफिकली, खासकर केमिकल के यूज पे, केमिकल को निकालना, उसको रखना, और जो कार्रवाई हुई केमिकल टेस्ट को लेकर के जिसके बारे में कोई स्पेसिफिक जानकारी है ही नहीं, ना तो परिवादी को, ना टीएलओ को, ना आईओ को, तो वहां पर हम फायदा जो है ले सकते हैं। तो प्री ट्रैप बेसिकली एक बेसिस है कि यदि हम ट्रैप पर जाएंगे तो हमें क्या क्या कार्रवाइयां करनी होंगी और किस प्रकार जो है करेंसी नोट देने हैं और किस प्रकार जो है बरामदगियां हैं वो उनसे होंगी और किस प्रकार जो है सिग्नल्स जो है प्रोवाइड करने हैं। तो ये केवल बेसिस है कार्रवाई का, जो कि वास्तव में होनी है ट्रैप के अंदर। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली इट इज अ मॉक टेस्ट फॉर द परिवादी, जिसके अंतर्गत उसके कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है दिए जा रहे हैं और कुछ कार्रवाइयां जो है बताई जा रही है। क्लियर है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। पर ये बेसिस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सिर्फ औपचारिकता पूरी हुई है और इन रियल कोई परीक्षण नहीं हुए, इन रियल कोई स्पेसिफिकेशन फाइल पे नहीं है, इन रियल जो प्रोसीडिंग्स हुई है वो अगेंस्ट लॉ हुई है एंड देयर इज नो लीगल कंप्लायंसेस, तो वहां पर हम बेनिफिट जो है ले सकते हैं। क्लियर है। तो मैंने आज के पार्ट में आपको क्लियर कर दिया कि जो भी प्री ट्रैप प्रोसीडिंग्स हैं उसका बेसिस क्या है, उसकी अप्रोच क्या रहेगी और किस प्रकार हमें जो है वर्कआउट करना पड़ता है।